Hello everyone, welcome to this 2 days online workshop on robotics. So this is the second session और मेरा नाम हिमांशु पंड्या है और आपका सेकंड सेशन में लेने वाला हूँ और हमारा टॉपिक रहेगा आज का डिस्कशन का इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय रोबोटिक्स? रोबोटिक्स क्या होता है? तो सिंपल टर्म में अगर बोला जाए तो इट इज अ स्टडी ऑफ रोबोट्स. ठीक है, रोबोट्स को डिजाइन करना, उसे बनाना रोबोटिक्स कहलाता है. ठीक है, द एम ऑफ रोबोटिक्स इज टू डिजाइन एन एफिशिएंट रोबोट. एक एफिशिएंट रोबोट बनाना रोबोटिक्स कहलाता है. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रोबोट? रोबोट क्या होता है? तो अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है. तो कुछ डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे. तो जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या लैंग्वेज में हमें रोबोट की डेफिनेशन दे रखी है. अ मशीन resembling a human being and able to replicate certain human movements and function automatically. तो एक ये डेफिनेशन है. जो इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ये हमारी सेकेंड डेफिनेशन. अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली स्पेशली वन प्रोग्राम बाय अ कंप्यूटर. तो एक ऐसी मशीन जो कि कॉम्प्लेक्स कार्य कर सकती है अपने आप ऑटोमेटिकली, साथ में उसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं कंप्यूटर से. ठीक है, तो बेसिकली a robot is a reprogrammable multifunctional manipulator designed to move material parts, tool or specialized device through various program motions for the performance of a variety of tasks. तो ऐसी मशीन या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि रीप्रोग्राम हो सके, जिसको हम बार बार प्रोग्राम करके हम मल्टी फंक्शन करवा सकें और जिसके अंदर जिसकी वजह से हम कोई भी पार्ट्स और टूल्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम प्लेस कर सकें और उसे वेराइटी ऑफ टास्क परफॉर्म करा सके, उस मशीन को हम रोबोट बोलते हैं. तो सिंपल मशीन और रोबोट्स में क्या अंतर होता है? जैसे हमारे घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो वो भी एक मशीन है, बट वो रोबोट क्यों नहीं है? क्योंकि उसको हम वेराइटी ऑफ टास्क नहीं करवा सकते. वो सिर्फ कपड़े धोने का ही काम कर सकती है, बाकी और दूसरे काम नहीं कर सकती, इसलिए वो मशीन कहलाती है. और रोबोट होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं और वो बहुत सारे काम कर सकते हैं. एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना, वेल्डिंग करना, ठीक है, कलर करना, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रोबोट अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो द मेन डिफरेंस बिटवीन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज दैट robots are the piece of equipment that can perform a variety of tasks with programming. तो आप प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं उसमें और वो अलग अलग कार्य कर सकते हैं. बट एक बार ऑटोमेशन मशीन बना दी, उसके अंदर हम एक जैसा ही कार्य कर सकेंगे. ओके, सो ऑटोमेशन इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस मशीन और सिस्टम दैट आर डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. एक मशीन है जो सिर्फ वेल्डिंग के काम कर रही है और उसके अलावा वो कुछ काम और नहीं कर सकती, तो उसको ऑटोमेशन या फिर स्पेशल पर्पस वेल्डिंग मशीन बोलेंगे. ओके, इसी तरीके से ऑटोमेशन मशीन्स होती हैं. ओके, नाउ एक रोबोट बेसिकली के उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करता है. सबसे पहले एनवायरनमेंट, मतलब रोबोट के आसपास की जो भी जगह होती है या रोबोट को छोड़ के जो भी जगह होती है वो उसके लिए एनवायरनमेंट कहलाता है. तो एनवायरनमेंट में रोबोट अपने सेंसर्स की हेल्प से उसको सेंस करता है और सेंस करके उसके अंदर हमने जो प्रोग्रामिंग करी है, उसके अंदर जो कंट्रोलर है, उसको थिंक करके वो उसी अनुसार एक्शन करता है. और अगेन एक्शन करने पर वो देखता है कि एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हुआ है और उसे वापस से सेंस करके उसको एनालाइज करके फिर एक्शन करता है. तो इस तरीके से ये सर्कल में एक रोबोट वर्क करता है. ओके, सो थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं रोबोट के बारे में. तो बेसिकली जो ये रोबोट वर्ड है वो किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया है, वो आर्ट लिटरेचर्स ने दिया है. लिटरेचर में जैसे कि चेक रिपब्लिक में एक हमारे पास थे के के पैच करके, इन्होंने एक अपनी बुक के अंदर ये वर्ड का यूज किया था रोबोट्स का 1920 में. उसी तरीके से एक अमेरिकन राइटर जो थे उन्होंने भी रोबोट्स का यूज किया था 1941, ये वर्ड यूज किया था उन्होंने भी. ठीक है, और हम देखें हिस्ट्री में कि अगर रोबोट जैसा जिसने काम किया हुआ है तो 1495 में लियोनार्डो द विंची ने ये 1945 में एक ऑटोमेटिक आर्मर या ह्यूमनॉइड का डिजाइन उन्होंने बनाया था. और इस डिजाइन के उन्होंने सारी ड्राइंग्स वगैरह बनाई थी और इस ड्राइंग्स को देखते हुए इस इन्वेंटर्स ने ये इस तरीके का एक मॉडल भी बनाया है. ठीक है, तो ये पूरा आर्मर उन्होंने नहीं बनाया हुआ, ये जो पिक्चर दे रखा है ये उनके ड्राइंग्स पे और उनके
फाइंडिंग पे बेस्ड है, और ऐसा माना जाता है उन्होंने भी इस तरीके का एक बनाया था जो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, उसी तरीके से विलियम फार गुडविन ने भी 1867 में एक मैकेनिकल हॉर्स बनाया था। तो ये कुछ इनिशियली, और एक वॉकिंग डॉल भी बनाई थी बाद में उन्होंने। तो ये इनिशियली कुछ रोबोटिक्स के इनिशियल इन्वेंशंस हैं। ओके, और सबसे पहले अगर इंडस्ट्रियल रोबोट की बात करें तो ये यूनिमेट करके था पहला, कावासाकी ने बनाया था यूनिमेट इंडस्ट्रियल रोबोट था, जो कि जनरल मोटर असेंबली लाइंस में 1961 में यूज होता था। बहुत ही सिंपल सा था और बहुत ही लिमिटेड वर्क कर पाता था, पर ये सबसे पहला रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट ये था। ओके, और सबसे पहला इंटेलिजेंट रोबोट जो कि मूव कर सकता था, मोबाइल फर्स्ट मोबाइल इंटेलिजेंट रोबोट था, उसका नाम शेकी था, और वो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1966 से 1972 के बीच में डेवलप किया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके व्हील्स हैं। ओके, और साथ में ड्राइव मोटर्स हैं, एक कैस्टर व्हील है, उसके बाद बम्प डिटेक्शन है, अगर बम्प सामने आता है तो उसको किस तरीके से अपने आप को मूव करना है, कैमरास लगे हैं, कंट्रोल यूनिट लगी हुई है, ठीक है, सेंसर्स लगे हुए हैं, टीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, रेंज फाइंडर, ताकि ये किसी से भी कोलाइड ना हो, ठीक है, और अपना रास्ता निकाल करके एक जगह से दूसरे रूम में जा सके। ओके, आज की अगर बात करूं तो देखो, ये आज के टाइम के बोस्टन डायनामिक्स एक बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी है वर्ल्ड में, और इसके कुछ रोबोट्स आप देख सकते हो। ये बिग डॉग है, ये इस तरीके से एटलास है, ये चीता है जो बहुत तेज दौड़ सकता है, ये हैंडलर है, ये स्पोर्ट मिनी है। ये स्पोर्ट मिनी के साथ में यहाँ पे इसका आर्म भी लगा हुआ है जो कि चीजों को उठा करके रख भी सकता है, ठीक है। तो ये सारे रोबोट्स यहाँ पे बोस्टन डायनामिक्स ने बनाए हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है रोबोटिक्स के फील्ड में। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी टेस्टिंग हो रही है। ये एक रोबोट को वॉक करना सिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक रोबोट सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, स्पोर्ट मिनी है इसका नाम। ये बेसिकली यहाँ पे वेट को लिफ्ट करके रेक में रखने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पोर्ट मिनी का हैंडल लगा हुआ है, तो ये कप को वॉश करके यहाँ पे रख सकता है, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड भी काम में लिया जा सकता है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है इस रोबोट को। यहाँ पे ये इसको बेसिकली यहाँ पे वेयर हाउस में माल को रखना और उठाना, पैलेट्स को लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली नीड क्या हुई रोबोट की, रोबोट्स को क्यों यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है, कैन वर्क इन हैजार्डस एंड डेंजरस टेम्परेचर्स और सिचुएशंस, ठीक है। जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन है, तो जैसे कि नासा का क्यूरियोसिटी है, ठीक है। तो अलग अलग उनके जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए रोबोट्स हैं, वो अपन दूसरे प्लानट पे सेंड कर सकते हैं, जो बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के वहां पे डाटा ही कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा सकते हैं, वहां का टेम्परेचर, फोटोज वगैरह वो सारा अपन को अर्थ में वापस से सेंड कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें वहां पे यूज किया जा सकता है। कहीं पे केमिकल, अगर आपका कहीं कुछ हजार्डस केमिकल स्पिल हो गया है, तो वहां पे भी रोबोट्स उसको क्लीनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। डिसआर्मिंग बॉम्ब्स, कभी बम्स को भी डिसआर्म करना है, या फिर डिजास्टर क्लीन अप, जैसे कि 9/11 का जो हुआ था इंसिडेंट, उसके अंदर भी जो बिल्डिंग के नीचे जो दबे हुए लोग थे, उनको निकालने के लिए रोबोट्स का यूज किया गया था, क्योंकि वो वहां पे छोटी जगहों में इंसान नहीं जा सकता था। तो वहां पे छोटे रोबोट्स को भेजा गया जो कि एकदम डीपली अंदर जाके मलबे से लोगों को फाइंड कर सकें, ठीक है। कैन डू रिपीटिव टास्क, अब ये इंसान में एक्चुअली एक ही कार्य को बार बार करते करते वो बोरियत भी आ जाती है, थकान भी हो जाती है, और कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस केस में हम रोबोट्स को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार को वेल्डिंग करना, एक चीज को एक जगह से उठा करके दूसरा रखना, कुछ पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना। तो इस टाइप के वर्क जो होते हैं, रिपीटिव वर्क होते हैं, जो बार बार सेम कार्य करना होता है हमें, उस कार्य में हम रोबोट्स को यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज हो। कैन डू वर्क विथ एक्यूरेसी, तो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग, आपके मोबाइल वगैरह डिवाइसेस या और भी दूसरे डिवाइसेस की टेस्टिंग वगैरह करना। सर्जरी में भी ये द विंची रोबोट है, ठीक है। ये रोबोट के आर्म्स को एक डॉक्टर मैनिपुलेटर से हाथ में उसके ग्लव्स या फिर रिमोट टाइप होता है, जो कि उसकी हेल्प से ये सर्जरी कर सकता है। और जरूरी नहीं है इसके लिए कि डॉक्टर उसी रूम में बैठा हो, वो थोड़ा दूर या किसी और
और जगह से दूसरे हॉस्पिटल से भी बैठे बैठे सर्जरी कर सकता है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया गया है, दा विंची रोबोट इसको कहते हैं। और प्रिसीजन मशीनिंग, एकदम बारीक एकदम सटीक मशीनिंग करने के लिए भी रोबोट्स यूज किए जा सकते हैं। ओके, नाउ आपने एक वर्ड सुना होगा इंडस्ट्री 4.0। सो आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री चल रही है वो बेसिकली इंडस्ट्री 4.0, पहले इंडस्ट्री 1.0 थी, फिर 2.0 थी, फिर 3.0 आई और अब 4.0, अब इससे आगे 5.0 की भी बात होने लगी है। तो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर हम पूरी तरीके से मशीन पे, इंटरनेट पे और अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जैसे सिमुलेशन हो गया, ऑटोनोमस रोबोट हो गया, बिग डाटा एनालिसिस हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिस्टम इंटीग्रेशन और सिमुलेशन, ये सारी चीजों की हेल्प से आज की इंडस्ट्री रन कर रही है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा और मेजर पार्ट हमारा होता है ऑटोमेशन का और रोबोटिक्स का। तो रोबोट्स हमारे इंडस्ट्री 4.0 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। तो किसी भी रोबोट के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उसका स्ट्रक्चर, जिससे उसको बनाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम उसको चेसिस या फिर लोकोमोशन, उसको मूव करना है तो उसके अंदर व्हील वगैरह लगाएंगे हम, ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड होता है इनपुट, वो अपने एटमॉस्फेयर को सेंस करने के लिए इनपुट का सहारा लेता है। ठीक है, तो इनपुट से क्या करता है वो, बेसिकली अलग अलग सेंसर्स उसके अंदर लगे रहते हैं, कैमरास लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो आसपास का एनवायरनमेंट सेंस करता है और फिर उसको सेंड करता है ब्रेन में, जो उसका माइक्रो कंट्रोलर या फिर प्रोग्रामिंग हम करते हैं जिसके अंदर। ठीक है, उस ब्रेन में जाके वो पूरी चीजें कंट्रोल प्रोसेस होती है, बहुत ही फास्ट रेट से प्रोसेस होती है जिस तरीके से आपने प्रोग्रामिंग करी है, और फिर उस प्रोग्राम के अनुसार वो अपना आउटपुट देता है। या उसको कहीं मूव करना होगा तो वो मूव करेगा, या फिर किसी पार्ट को लिफ्ट करके कहीं रखना हो तो वो अपने हैंड से उस पार्ट को लिफ्ट करके कहीं और रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके के ड्राइव मैकेनिज्म होंगे, या जिस तरीके का उससे अपन को आउटपुट चाहिए होता है, कोई बेल्ट रन करानी है या फिर कोई पार्ट को प्लेस करना है, पिक एंड प्लेस करना है, वेल्डिंग करनी है, तो उस तरीके का आउटपुट मिलेगा जिस तरीके का वो हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है। ठीक है, तो कोई भी रोबोट है तो उसमें ये 4 तरह की चीजें हो सकती, 4 तरह की चीजें होनी ही चाहिए, होती ही हैं। ठीक है, तो देख ही सकते हैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रक्चर का काम है तो उसके मोशन देना है, या उसको लोकोमोटिव बनाना है, या फिर स्टेशनरी बनाना है, तो उसकी बॉडी बनाना है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एक तरह से उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्यादा यहाँ पे यूज होने वाला है। उसी के बाद अपन देखें कि इनपुट में सेंसर्स की जरूरत है हमें। ठीक है, अलग अलग तरह के सेंसर्स, कैमरा, डिवाइसेस की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जरूरत है। तो कह सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। उसी तरीके से ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग का, तो कंप्यूटर और आईटी का आपका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। और फिर यहाँ पे आउटपुट देना है, उसको अगेन मोशन करवाना है, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और ये सब इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो एक रोबोट को बनाने में सिर्फ आप एक सिंगल ब्रांच से काम नहीं चलता, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। आपको अलग अलग डिसिप्लिन का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए, ताकि आप उस रोबोट को अच्छी तरीके से समझ पाओ और उसके अंदर उसके अलग अलग फंक्शंस को आप करवा पाओ। ओके, तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होना चाहिए, फिर CSIT के प्रोग्रामिंग्स का भी होना चाहिए, ताकि उसको ऑटोमेटिकली हम प्रोग्राम कर सकें। तो मैं वही आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप प्लीज थोड़ा बहुत दूसरी अपनी ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच का भी थोड़ी बहुत नॉलेज को गेन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इस रोबोटिक्स की फील्ड में अगर वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए वो यूजफुल रहेगा। ओके, नाउ अब ये देख सकते हैं इस फोटो में, इस स्लाइड में आपके कितने सारे तरीके के रोबोट्स होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये स्टेशनरी रोबोट्स हैं। तो ये कार्टेशियन, ये XYZ डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ये XY और ये रोटेशन में मूव हो सकता है। ये स्फेरिकल है, ये रोटेशन और थीटा एंगल में मूव होता है, ये स्कारा रोबोट है। ये आर्टिकुलेटेड रोबोट है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये पैरेलल रोबोट्स है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे व्हील रोबोट, तो यह सिंगल व्हील रोबोट भी है, 2 व्हील, 3 व्हील, 4 व्हील, 6 व्हील, और उसके अलावा ट्रैक व्हील भी है हमारे पास। यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, उसके ऊपर ये रन करता है। ठीक है, लेग्ड रोबोट में भी 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 6 लेग और यहाँ पे मेनी लेग्स वाले भी
अलग अलग वर्म टाइप के भी हमारे पास रोबोट्स हैं। ये होंडा का रोबोट है एसीमो, ठीक है, ये वही बिग डॉग है जो अभी हमने देखा था उससे पहले। तो ये अलग अलग तरीके के रोबोट्स हैं। तब आप अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे सर ये इतने सारे तरीके के रोबोट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे पहले रो में जो स्टेशनरी देख रहे हैं, ये एक तरीके से जनरेशन है, इनका इवोल्यूशन है रोबोट्स का, इंडस्ट्रियल रोबोट्स का, कि पहले कार्टेशियन रोबोट यूज होते थे, फिर सिलेंड्रिकल होने लगे। ये जितना ज्यादा ये एंगल में मूव कर पाएंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ पाएगी। तो अब आज के टाइम पे ये आर्टिकुलेटेड रोबोट्स, मैं और क्लियर पिक्चर आपको आगे दिखाऊंगा, ये ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कहीं मूविंग रोबोट्स चाहिए तो आप मूव करने के लिए उसको व्हील लगा सकते हो या फिर लेग्स लगा सकते हो। कहीं पे व्हील काम आएंगे, कहीं पे लेग्स काम आएंगे। कुछ एंटरटेनमेंट या फिर सोशल या फिर इस तरीके की कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको किसी होटल में आपके रिसेप्शनिस्ट की जगह कोई रोबोट लगाना है, ठीक है। आपको कहीं कहीं ट्रिप में या फिर आपको कहीं विजिट में या फिर किसी म्यूजियम में आपको कोई गाइड की तरह रोबोट लगाना, तो उस केस में आप अगर ये बाइपेड रोबोट लगाते हैं तो आपको ज्यादा वो एक ह्यूमन टच वाली फीलिंग आएगी और वो और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे एज कम्पेयर टू दिस मशीनरी और सिंपल ये व्हील और लेग वालों से, ठीक है। तो इसलिए उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। उसके अलावा कुछ रोबोट पानी में भी तैर सकते हैं, कुछ हवा में उड़ सकते हैं। कुछ स्वाम्प रोबोट, बेसिक आपने देखा होगा चिड़ियों को एक साथ झुंड होता है, वो एक साथ उड़ता है, तो उसी तरीके से ये एक साथ चलने वाले रोबोट्स हैं। कुछ स्नेक की तरह हैं। कुछ सॉफ्ट रोबोट्स हैं। बेसिकली जो सॉफ्ट रोबोट्स हैं ये किसी भी तरह के पाइपलाइन में या फिर बहुत ही ज्यादा टेढ़े मेढ़ी जगह पर भी जाके अपना कार्य कर सकते हैं। नैनो रोबोट्स है जो अपने अंदर ब्लड वेसल वेन्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। माइक्रो रोबोट्स हो गए, क्रॉलर हो गए। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन के अनुसार हमारे पास अलग अलग तरीके के रोबोट्स हैं। और जो लोग जितने तरीके की सोच सकते हैं वो रोबोट्स बना सकते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास इतने तरह के ये रोबोट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रोबोट्स है ये तीनों, ये नाव रोबोट है, ठीक है, ये जूलियो और रोबोट्स है हमारे पास। तो ये बेसिकली इसे हम ह्यूमनोइड्स कहा जाता है, इन रोबोट्स को ह्यूमनोइड कहा जाता है। तो रोबोट विथ anthropomorphic body plan, that is with the head, torso, 2 arms and 2 legs and human like senses। तो ये जो इंसानों की तरह जो रोबोट्स दिखते हैं, सॉरी, इंसानों की तरह जो ये दिखते हैं रोबोट, जिनका हाथ मुंह होते हैं, दो हाथ दो पैर होते हैं, शरीर होता है, ठीक है, पूरी तरह टॉर्सो चेस्ट वगैरह इस तरीके से पूरे इंसान की तरह दिखते हैं ये। तो इनको ह्यूमनोइड रोबोट्स कहा जाता है। तो आप इंडिया के वेरियस साइंस सिटीज में आप इनको देख सकते हैं। और इस कॉलेजों में भी आजकल आपको ये नाव रोबोट और ये रोबोट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रोबोट्स होते हैं, इनको भी एक ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बनाया जाता है और इनसे मैक्सिमम ह्यूमन से जो काम कर सकें उनको ये काम कर सकें, इस तरीके का इनको बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक ये रोबोट्स होते हैं एंड्रॉइड रोबोट्स, जो ये स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं। बेसिकली इसके अंदर ये रोबोट है और ये इसका मेकर है, ठीक है। ये जो यहाँ पे है आदमी, ये ब्लैक मैन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रोबोट है और ये है इसका मेकर जिसने इसको बनाया है, ओके। तो इसने इसके ऊपर ह्यूमन लाइक स्किन अपीयरेंस को अप्लाई किया है, ठीक है। एक आपने देखा होगा सोफिया रोबोट है रशिया की, जो कि इंडिया में भी आई थी। और वो इंटेलिजेंट रोबोट है, आप जो भी क्वेश्चन पूछो वो अपने दिमाग से उसका आंसर देती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से रोबोट्स हैं जो कि ह्यूमन स्किन इसके ऊपर लगाई गई है और इन्हें एंड्रॉइड्स बोला जाता है, ओके। सो यहाँ देखते हैं हम कि कौन सी कंट्रीज के पास कितने रोबोट्स है। तो पर 10,000 एम्प्लॉय के ऊपर सबसे ज्यादा जो रोबोट्स है वो साउथ कोरिया के अंदर है, लगभग 630 रोबोट्स वहां पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जर्मनी, सॉरी, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये पर 10,000 एम्प्लॉयज पे 300, 400, 600 तक रोबोट्स को यूज किया जा रहा है। और आप यहाँ इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में मात्र 3 रोबोट्स यूज हो रहे हैं पर 10,000 एम्प्लॉई। और जो ग्लोबल एवरेज है वो है 74 का, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 74 का है। चाइना को भी आप देख सकते हैं कि कितना आगे है, वो 68 पे है।
ठीक है, उसकी पॉपुलेशन लगभग इंडिया से थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, पर तब भी उसने इतने सारे रोबोट्स पर 10,000 पे एक एवरेज पे वो यूज कर रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इतनी सस्ती और इतनी ज्यादा है, क्योंकि वो रोबोट्स को यूज कर पा रहा है। तो यही मेन मोटिव है हमारा भी इस लेक्चर सीरीज को या फिर इस सेशन को कंडक्ट कराने का, कि इंडिया में भी हमारे पास रोबोटिक्स इंजीनियर हो और वो इस तरीके की जो हमारी कंडीशन है इंडिया में रोबोट्स की कमी के, वो भी पूरी कर सके। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्ल्ड टॉप 10 इंडस्ट्रियल रोबोट मैन्युफैक्चर हैं। ठीक है, जैसे कि ये एबीबी, यशकावा है, कुका रोबोट्स हैं। तो ये स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी देख सकते हैं, ये सब कंपनीज हैं यहाँ की, और ये बहुत ही ज्यादा इनको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर इंडिया की कोई कंपनी है क्या, सर इंडिया की कोई कंपनी रोबोटिक्स में काम कर रही है, तो हाँ, इंडिया की भी टाटा है हमारी, जो टाटा एलेक्सी करके कंपनी है टाटा की, जो कि ये रोबोटिक्स के ऊपर वर्क कर रही है, रोबोटिक ट्रेनिंग के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर। तो ये इस तरीके से हमारा टाटा का भी वर्क चल रहा है। ठीक है, ये फ्यूचर की बहुत मल्टी ग्रोथ कंपनी बनेगी। ठीक है, हम यही इसे चाहते हैं। ठीक है, टाटा की कंपनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास रोबोटिक ज्योमेट्री के अनुसार ये अलग अलग होते हैं। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे हैं। ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल हो गया, ये इस तरीके से आम अंदर बाहर जाके किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके कहीं पे भी घूम करके रख सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से एक दूसरा रोबोट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये वेल्डिंग वगैरह के काम आता है। ये आर्टिकुलेटेड रोबोट जो मैं बता रहा था, वो ज्यादा अच्छे टाइम पे काम आता है। स्फेरिकल जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोबोट्स हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ओके, सो इन रोबोट्स के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज, अगर एडवांटेज की बात करें, तो इसकी क्वालिटी जो हमें मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बहुत ही सेफ्टी से काम होता है और टाइम सेविंग होता है। ठीक है, सेविंग टाइम, मनी, ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक रोबोट के होने की वजह से हो सकती हैं। बट क्या क्या डिसएडवांटेजेस क्या है, कि एक बार रोबोट लगाना बहुत एक्सपेंसिव कार्य है। ठीक है, नॉर्मल इंडस्ट्री में से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक रोबोट की कीमत ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और उसको चलाने के लिए भी हमें नॉलेजेबल बंदे चाहिए, एक्सपर्ट बंदे चाहिए, जिनके चार्जेस भी अलग एक्सपर्ट्स की तरह हाई होंगे। ठीक है, और इतने एक्सपर्टाइज बंदे मिलना अभी इंडिया में इतना पॉसिबल नहीं है, उनकी कमी है। तो इस तरीके से इसके ये डिसएडवांटेज भी है हमारे पास। ओके, so so these are the advantage and disadvantages. ओके, नाउ हम एक वीडियो देखेंगे रोबोटिक्स का, और देखेंगे कि किस तरीके से
So thank you everyone. I would like to thank Mr. Govindji Moria for giving me the chance of taking this session. और सभी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को भी थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको रोबोटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज मिला होगा. और सभी मैनेजमेंट का और इस ऑर्गेनाइजेशन टीम को, सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ. ओके, थैंक यू एवरीवन.